एक ऐसी खूबसूरती जो तबाही का कारण बन जाए या एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने मरने के बाद भी अपने प्रेमी का साथ नहीं छोड़ा। तो आइए आज की इस इंटरेस्टिंग कहानी को सुनते हैं। अल्स्टर के राजा फ्रगस मैक रोइच के गोद लिए हुए बेटे कॉन्चुबर मैक को राज सिंहासन की ताकत कॉन्चुबर के जवानी में 1 साल के लिए मिली थी, पर कॉन्चुबर की बुद्धि और उदारता ने अल्स्टर के लोगों का दिल जीत लिया और अल्स्टर के लोगों ने कॉन्चुबर को ताउम्र अपना राजा स्वीकार करने का फैसला कर लिया। कॉन्चुबर जब अपनी गद्दी पर नया ही था, तब कॉन्चुबर और उसके राजघराने रेड ब्रांच के योद्धाओं को फिलिमिट नामक एक बीन बजाने वाले योद्धा के घर पर दावत का प्रस्ताव आया। उस रात फिलिमिट बहुत उत्साहित था क्योंकि फिलिमिट की पत्नी उस रात उनके पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। फिलिमिट ने कॉन्चुबर से पूछा, क्या कॉन्चुबर का शाही पंडित कैथबैड उसके आने वाले बच्चे के ऊपर भविष्यवाणी कर कुछ बता सकता है कि उसके आने वाले बच्चे की किस्मत में क्या रखा है। कैथबैड ने फेलिमिट की पत्नी के गर्भ पर हाथ रखते हुए बताया, फेलिमिट के घर पर एक बच्ची का जन्म होने वाला है जिसका नाम डियड्री होगा और वो बड़ी होकर दुनिया में आई अब तक की सबसे खूबसूरत औरत बनेगी। कैथबैड ने आगे बोलते हुए बताया, पर कोई भी चीज का हद से अधिक होना घातक होता है और यही कारण है कि डियड्री की खूबसूरती एक दिन शाही घराने रेड ब्रांच को 2 भागों में बांट देगी। यह सुनते ही रेड ब्रांच के शाही योद्धा तुरंत ही उस अजन्मी अभाग्य बच्ची को मार देना चाहते थे, इससे पहले उस बच्ची का अभाग्य उनके कल को बर्बाद करे। पर कॉन्चुबर अपनी बुद्धिमानता और उदारता भरे प्रतिष्ठा और सम्मान को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा वो एक बच्ची के पिता के ही घर में उस बच्ची के मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसका समाधान निकालते हुए कॉन्चुबर ने बोला, डियड्री का जन्म होते ही वो डियड्री को ले जाएगा और उसे लोगों के नजरों से बचाकर दुनिया से दूर बड़ा करेगा, और अगर भविष्यवाणी के मुताबिक डियड्री उतनी ही खूबसूरत हुई जितना कि शाही पंडित कैथबैड ने बोला है, तब कॉन्चुबर खुद डियड्री से विवाह करके उसे रानी का ओहदा दे देगा ताकि कोई और डियड्री पर नजर उठाने की भी कल्पना न कर पाए। डियड्री के पैदा होते ही उसे कॉन्चुबर को सौंप दिया गया था और कॉन्चुबर एक बूढ़ी आया लीबार्चम के मदद से डियड्री को लोगों के नजरों से दूर वादियों में बड़ा करवाने लगा। बीच बीच में कॉन्चुबर उन वादियों में यह देखने जाता था कि क्या डियड्री उतनी ही खूबसूरत हो रही है जैसा कैथबैड ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था, और कॉन्चुबर हर बार डियड्री की खूबसूरती पर हैरान होता। डियड्री हर तरह से सबसे खूबसूरत थी। हालांकि कॉन्चुबर भी गोरे बालों वाला आकर्षक और रूपवान मर्द था और कॉन्चुबर के पास भी उस पर मरने वाली औरतों की कमी नहीं थी, पर डियड्री को कॉन्चुबर के प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं होता था। डियड्री की आया लीबार्चम डियड्री के प्रति बहुत सुरक्षा मत थी और लीबार्चम यह खास ख्याल रखती थी कि कॉन्चुबर के अलावा किसी और मर्द की नजर डियड्री की खूबसूरती पर ना पड़े। इसीलिए लीबार्चम ने एक गूंगा जो किसी को भी डियड्री की खूबसूरती के बारे में बयां नहीं कर सकता था, उसके अलावा किसी और को उन वादियों में आकर उसकी मदद के लिए भी काम पर नहीं रखा था। डियड्री अब जवान होने के बिल्कुल करीब थी। तभी एक दिन लीबार्चम के मुलाजिम गूंगे ने एक बछड़े की बलि दे दी और उस बछड़े का खून वादियों के बर्फ में लिपटने लगा। खून देखकर एक कौवा खून भरी बर्फ की चुस्कियां लेने वहां आ गया। यह देख डियड्री जोर से रोने लगी और बेहोश हो गई। लीबार्चम को लगा डियड्री खून को सह नहीं पाई और यूं बेहोश हो गई है, पर डियड्री जब उठी तो उसने लीबार्चम को बताया डियड्री इन 3 रंगों से प्यार कर बैठी थी और वह उसी मर्द को अपना प्यार देगी जिसके बाल कौवे की तरह काले, जिसकी चमड़ी बर्फ की तरह सफेद और जिसके गाल खून की तरह लाल होंगे। डियड्री लीबार्चम से सवाल करने लगी, क्या लीबार्चम ऐसे कोई लड़के को जानती है? लीबार्चम डियड्री से झूठ नहीं बोल पाई और उसने डियड्री को बता दिया, शाही दरबार रेड ब्रांच का एक जाबाज और बहादुर योद्धा यूनिच का सबसे छोटा बेटा नाविस वही रंगों की खूबसूरती रखता है जिसे डियड्री ढूंढ रही है। लीबार्चम ने आगे बताते हुए बोला, नाविस शाही दरबार रेड ब्रांच का सबसे खूबसूरत और आकर्षक मर्द था, पर नाविस के 2 भाई भी थे
एनिनीले और आर्डन, जिन्हें नॉइस से कभी अलग नहीं किया जा सकता था। नॉइस से उसकी मुलाकात करवा देने की मांग पर लिबार्चम ने डिएड्री को बताया उसे नॉइस को देखने का पूरा मौका मिलेगा जब वो कॉन्चुबर से विवाह करके शाही घराने रेड ब्रांच को चली जाएगी। पर डिएड्री यह सब बातों में नहीं आने वाली थी और लिबार्चम को डिएड्री के जिद के आगे हार मानना पड़ा। लिबार्चम ने कुछ बंदोबस्त करते हुए अपने रेड ब्रांच के अगले सफर पर यूनिच को बोला, यूनिच, मैं जहाँ वादियों में रहती हूँ वहाँ अच्छे शिकार पाए जाते हैं, तुम अगली बार वहाँ जरूर आना। इधर लिबार्चम ने डिएड्री को भी यूनिच और उसके बेटों को चोरी से देखने की इजाजत दे दी थी, पर डिएड्री को यह खास ध्यान रखने बोला था वो उन मर्दों के सामने न आए। नॉइस और उसके भाई जब वादियों में शिकार पर पहुँचे, डिएड्री नॉइस की एक झलक देखते ही उससे मोहित हो गई और डिएड्री यह जान चुकी थी नॉइस ही उसके लिए एकमात्र पुरुष है। इससे पहले लिबार्चम डिएड्री को रोक पाती, डिएड्री भागकर नॉइस के पास उसका अभिनंदन करने चली गई। डिएड्री ने नॉइस को देखते ही मुस्कुराते हुए नॉइस को अपने प्रति बहलाना शुरू कर दिया और नॉइस की नजर डिएड्री पर पड़ते ही उसे डिएड्री से पहली नजर का प्यार हो गया। डिएड्री उसी पल नॉइस के साथ भाग जाना चाहती थी, पर नॉइस के लिए यह जानना जरूरी था डिएड्री आखिर कौन है। डिएड्री राजा कॉन्चुबर की होने वाली अमानत है, यह जानते ही नॉइस ने पीछे हटते हुए डिएड्री से मुंह फेरना चाहा, पर डिएड्री जो जादू टोना की कला जानती थी उसने तुरंत नॉइस पर जादू करते हुए उसे अपने साथ भगा लेने का आदेश दिया। नॉइस के पास अब कोई रास्ता नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां नॉइस डिएड्री के साथ सुरक्षित था। उसे जल्द ही अल्स्टर से बहुत दूर भागना था। इससे पहले राजा कॉन्चुबर उनके बारे में पता लगाते, नॉइस डिएड्री और अपने दो भाई और अपने मुलाजिम और अनुचरों को लेकर समुद्र के रास्ते होकर स्कॉटलैंड भाग गया। नॉइस और उसके भाई स्कॉटलैंड के राजा के सेना का हिस्सा बन गए, पर नॉइस और उनके भाई कभी भी और योद्धाओं के साथ राजा के किले में नहीं रहते थे। शाम ढलते ही नॉइस और उनके भाई जंगलों में सबकी नजरों से दूर चले जाते। स्कॉटलैंड के राजा को नॉइस और उनके भाइयों पर शक होने लगा था और एक दिन राजा ने अपने जासूस को इनका पीछा करने भेजा। जासूस ने राजा को बताया ये नॉइस और उनके दो भाई जंगलों के बीच इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, एक ऐसी औरत जिसकी खूबसूरती उनकी कल्पना से भी परे है, उसके साथ रहते हैं। डिएड्री ने जंगलों के बीच नॉइस और उसके भाइयों के लिए घर बना दिया था जहां वो तीनों भाइयों के लिए पकाती और उनका ख्याल रखती थी। स्कॉटलैंड के राजा तक डिएड्री की खूबसूरती की बात पहुंचते ही वो राजा के मन में डिएड्री को पाने की लालच आ गई, पर राजा उसके लिए काम करने वाले सैनिकों यानी नॉइस और उनके भाइयों को यूं ही नहीं मार सकता था। इसलिए राजा ने तरकीब निकालते हुए इन तीन योद्धाओं को हर जंग में सबसे आगे और सबसे पहले लड़ने भेजना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि किसी दिन युद्ध में नॉइस और उनके भाइयों की मौत हो जाएगी। पर नॉइस और उसके भाई इतने जाबाज थे, वो हर जंग जीत कर लौट आया करते थे। डिएड्री अब समझ चुकी थी कि उसके और नॉइस के परिवार के साथ क्या हो रहा है, इसलिए डिएड्री ने नॉइस को वहाँ से भी भाग चलने को बोला। नॉइस और उसके भाई एक बार फिर भाग चुके थे और इस बार वो स्कॉटलैंड छोड़ स्कैटहैच में एक योद्धा औरत के ट्रेनिंग स्कूल के करीब ने एक बार फिर उन भाइयों का नया घर जंगलों में बना लिया था। भाई शिकार करते और डिएड्री उनका ख्याल रखती। इधर अल्स्टर में एक जाबाज योद्धा फेर्गस, जो हमेशा से यूनिच और उनके बेटे यानी नॉइस और उसके भाइयों को पसंद करता था, उसने राजा कॉन्चुबर से नॉइस को माफ कर देने की बहस को कभी बंद नहीं किया। हर बार नॉइस की बेवफाई राजा कॉन्चुबर को क्रोधित कर देती थी, पर फिर एक दिन राजा ने उन्हें माफ करने का ख्याल से फेर्गस को अनुमति दी। वो नॉइस और डिएड्री को उनके भाइयों के साथ वापस बुला सकते हैं और फेर्गस उन्हें अपने देख रेख के अंदर सुरक्षा से रख सकता था। फेर्गस अब उन वादियों के पास पहुंच चुका था जहां डिएड्री और नॉइस थे। वो वहां जाकर नॉइस को आवाज लगाने लगा। पहली पुकार में ही नॉइस को एहसास हो गया था यह उसके जानने वाले की आवाज है, पर डिएड्री ने 3 बार नॉइस को भटकाने की कोशिश की। नॉइस फेर्गस की आवाज पहचान चुका था। डिएड्री के रोकने के बावजूद भी अब वो रुकने वाला नहीं था। नॉइस ने डिएड्री से पूछा। उसके लोगों की आवाज पहचानने के बाद भी
डेड्री नॉइस को उनसे मिलने झूठ बोलकर उन्हें क्यों रोक रही है। डेड्री ने बताया, पिछली रात उसने एक अपशगुनी सपना देखा था, जिस सपने का अर्थ खून था। पर नॉइस और उसके भाइयों ने डेड्री के सपने को एक औरत की कल्पना बताते हुए अपने दोस्त फेर्गस का अभिनंदन करने उसके पास भाग गए। फेर्गस ने नॉइस और उसके भाइयों को बताया कैसे फेर्गस ने राजा कॉन्चुबर को उन लोगों को माफ करने मना लिया है और अब वो सब वापस अल्स्टर रेड ब्रांच लौट सकते हैं। नॉइस और उनके भाइयों ने अपनी जमीन, अपने दोस्तों, सबको बहुत याद किया था और वो वापस लौटने बहुत उत्साहित थे। तीनों भाइयों ने कसम खाई, जब तक वो अपने घर न लौट जाते हैं वो न खाएंगे न सोएंगे। एक बार फिर समुद्र के रास्ते से फेर्गस, नॉइस और उनके भाई डिएड्री को अपने साथ लेकर निकल पड़े। डिएड्री की आंखों में दर्द था। वो इन पहाड़ों को छोड़ कभी नहीं जाना चाहती थी, जहां उसने अपने प्रेमी नॉइस के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी को बसाया था, अपना घर बनाया था। अल्स्टर पहुंचने पर एक गांव वाले ने फेर्गस को एक दावत पर बुलाया। फेर्गस और रेड ब्रांच के सभी मर्दों पर यह जादू था कि वह उनके लिए रखी दावत को कभी मना नहीं कर सकते हैं। पर इस गांव वाले ने फेर्गस के लिए यह दावत राजा कॉन्चुबर के बोलने पर रखी थी। कॉन्चुबर ने नॉइस को अब तक माफ नहीं किया था और कॉन्चुबर ने फेर्गस के सामने बस यह माफी का ढोंग रचा था। फेर्गस, जिसने नॉइस और उसके भाई और डिएड्री की सुरक्षा का जिम्मा उठाया था, डिएड्री ने उस फेर्गस से उन्हें अकेला यूं खतरे में छोड़ दावत को इनकार कर देने की विनती करने लगी। डिएड्री फेर्गस को उन्हें यूं अकेला छोड़ने के लिए भगोड़ा भी कहने लगी, पर फेर्गस को अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारा दावत का खाना और वहाँ की शराब थी। फेर्गस ने अपने बेटे फियाचू को नॉइस और उसके परिवार की हिफाजत की जिम्मेदारी देते हुए खुद दावत खाने निकल पड़ा। नॉइस के लौटने पर कॉन्चुबर उनका अभिनंदन करने खुद नहीं आया। कॉन्चुबर ने डिएड्री की आया लियाबर्चन को उनके पास जाने बोला। लियाबर्चन ने नॉइस को बोलकर डिएड्री से अपना चेहरा छुपा लेने को बोला और लियाबर्चन उन्हें वहां रेड मार्च के एक अनोखे घर, जहां राजा कॉन्चुबर अपनी औजारों के साथ ही साथ दुश्मनों के कटे सर को रखते थे, वहां ले गई। नॉइस डिएड्री के साथ वक्त बिताने शतरंज का खेल खेलने लगा। कॉन्चुबर यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे नॉइस को माफ कर देना चाहिए या नहीं, और तो और उसके लिए नॉइस को माफ करना जरूरी भी था, क्योंकि वो राज्य के सामने एक बुरा राजा बनकर नहीं आना चाहता था। पर डिएड्री का ख्याल कॉन्चुबर अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था और इसीलिए वो नॉइस को माफ भी नहीं कर पा रहा था। कॉन्चुबर ने लिबर्चम से पूछा, डिएड्री कैसी दिखती है? क्या वो अब भी उतनी ही खूबसूरत है? लिबर्चम डिएड्री और नॉइस को अलग नहीं करना चाहती थी, इसलिए लिबर्चम ने कॉन्चुबर से झूठ कहते हुए बोला, जंगलों ने डिएड्री की खूबसूरती को अब पूरी तरह छीन लिया है। वह पूरी तरह गंदी हो गई है और मुरझा गई है। उसके नाखून, उसके बाल, उसकी दांत सब अब बेकार हो चुके हैं। इस बात ने कॉन्चुबर का नॉइस के प्रति जलन को थोड़ा कम कर दिया और उसने नॉइस और उनके भाइयों को वापस काम पर रखने का सोचा। पर फिर कॉन्चुबर को ख्याल आया वो इतनी आसानी से डिएड्री के मामले में लिबर्चम पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसीलिए कॉन्चुबर ने अपने एक दूसरे मुलाजिम को डिएड्री को देखकर आने बोला। नॉइस को यह महसूस हो चुका था कोई उन पर नजर रख रहा है और नॉइस ने शतरंज के एक मोहरे से तुरंत उस मुलाजिम के एक आंख को फोड़ दिया। मुलाजिम ने कॉन्चुबर को बताया, डिएड्री की खूबसूरती को एक और बार देखने उसे अपनी दूसरी आंख गंवाना भी मंजूर है। यह बात सुनते ही कॉन्चुबर का जलन वापस उठ चुका था और उसने अपने आदमियों को बुलाकर तुरंत नॉइस और उसके भाइयों पर हमला करने का आदेश दिया। आधे लोगों ने अपने जंग के साथी पर हमला करने से इनकार कर दिया और आधे हमला करने तैयार थे। कैथबैट की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। डिएड्री की खूबसूरती ने रेड ब्रांच के लोगों को आज दो हिस्सों में बांट दिया था। नॉइस और उनके भाइयों ने डिएड्री की हिफाजत करते हुए उसे अपने बीच में रखकर एक घेरा बना लिया। उनके रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन से वो हर तरफ से लड़ने तैयार थे। इस जंग में फेर्गस का बेटा फियाचू और कॉन्चुबर का बेटा दोनों के सर कट गए और दोनों ने अपनी जान गंवा दी। जंग के कुछ वक्त में ही कॉन्चुबर को एहसास हो चुका था उसकी सेना नॉइस और उनके भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। वो भाइयों का गठ
सबसे तेज और ताकतवर था। कॉन्चुबर ने कैथबैट की मदद लेने का फैसला किया। कैथबैट ने कॉन्चुबर से वादा लिया वो नॉइस और उनके भाइयों में से किसी की भी जान नहीं लेगा। कॉन्चुबर ने कैथबैट को यकीन दिलाते हुए बोला उसे बस नॉइस की माफी चाहिए। कैथबैट ने नॉइस और उसके भाइयों पर अपना जादू चला दिया था। सूखी जमीन होने के बावजूद भी उन भाइयों को काला गहरा भूखा समुद्र दिखने लगा जिसे उन्हें तैर कर जाना था। नॉइस डिएड्री को अपने कंधे पर बैठाकर अपने दुश्मनों से लड़ते हुए समुद्र को पार करने लगा। जब तक वो भाई थक न गए और उनके हाथों से हथियार फिसल न गया, कॉन्चुबर के आदमी नहीं रुके। कॉन्चुबर के आदमियों ने नॉइस और उसके भाइयों को अपने गिरफ्त में ले लिया था। कॉन्चुबर कैथबैट से अपने वादे अनुसार उन्हें मार नहीं सकता था, पर उसने अपने आदमियों को आदेश देते हुए बोला जो भी नॉइस और उनके भाइयों को मारेगा वह उन्हें एक बड़ा इनाम देगा। कोई भी आगे नहीं आया सिवाय नॉर्वे के राजा के बेटे मैग्नी के, जिसके पिता और भाइयों को नॉइस ने एक जंग के दौरान मार दिया था। मैग्नी खुशी खुशी नॉइस और उनके भाइयों का कॉन्चुबर के लिए खून करने तैयार था। नॉइस और उसके दोनों भाई में से कोई भी अपने सामने अपने दूसरे भाई को मरता नहीं देखना चाहता था। इसीलिए नॉइस ने अपने पास मौजूद सबसे तेज तलवार को निकालते हुए मैग्नी को तीनों भाइयों का सर एक साथ काट देने की मांग की। मैग्नी ने अपने कठोर हाथों से तीनों भाइयों का सर एक झटके में एक साथ ही काट कर वहीं गिरा दिया। फेर्गस जब दावत से लौटा उसने देखा उसके बेटे के साथ साथ नॉइस और उसके सारे भाई भी मर चुके हैं। फेर्गस ने अल्स्टर की राजधानी में आग लगा दी और कॉन्चुबर का साथ नहीं देने वाले आधे योद्धाओं के साथ अल्स्टर छोड़ के कॉन्चुबर के सबसे बड़े दुश्मन रानी मैईव के पास अपनी वफादारी की कसम ने डिएड्री को अपने गिरफ्त में लेते हुए उसे एक खूबसूरत घर में कैद कर लिया, जहां वो दुनिया की बेइंतहाई महंगी चीजों के साथ साथ डिएड्री को सारे ऐश और आराम के बीच रख रहा था। डिएड्री ने अपने सच्चे प्यार को खो दिया था। उसे कॉन्चुबर की कोई भी दी हुई चीजें या कॉन्चुबर की करी प्रेम भरी बातों किसी में भी दिलचस्पी नहीं थी। डिएड्री कॉन्चुबर और उसकी दी किसी भी चीज को पलट कर भी नहीं देखती थी। वो कॉन्चुबर से सिर्फ और सिर्फ नफरत करती थी। 1 साल बीत चुका था। अब कॉन्चुबर डिएड्री की तरफ अपनी कोशिशों से थक चुका था और कॉन्चुबर ने अपनी नाराजगी में डिएड्री से पूछा, क्या दुनिया में कोई ऐसा मर्द है जिसे तुम मुझसे भी ज्यादा नफरत करती हो? डिएड्री ने जवाब देते हुए बोला, वैसे तो मैं तुमसे अपने पूरे दिल से नफरत करती हूँ, पर मैं मैग्नी से थोड़ा ज्यादा नफरत करती हूँ क्योंकि उसने मेरे नॉइस के सर को काटा है। यह सुन कॉन्चुबर ने डिएड्री को बोला, इसी बात पर अब मैं तुम्हें अगले 1 साल तक मैग्नी को दे दूंगा, फिर देखूंगा क्या तुम उसके मनाने पर पिघलती हो और फिर शायद तुम्हें मेरा प्यार तुम्हारी तरफ महसूस हो। कॉन्चुबर ने मैग्नी को डिएड्री को अपने साथ ले जाने बुलवाया। कॉन्चुबर और मैग्नी दोनों मैग्नी के रथ में अगल बगल खड़े हो गए और उन्होंने डिएड्री को अपने बीच खड़ा कर दिया और वो निकल पड़े। रास्ते में कॉन्चुबर ने डिएड्री का मजाक उड़ाते हुए बोला, डिएड्री की हालत उस भेड़ के जैसी है जो 2 मेढ़ों के बीच असहाय खड़ी रहती है। उसके बाद रास्ते में एक चोटी आते ही डिएड्री ने अपना सर रथ से बाहर निकालकर खुद की खोपड़ी को पत्थरों से मरवाते हुए खुद की जान ले ली। डिएड्री को नॉइस और उसके भाइयों के पास दफन कर दिया गया। कॉन्चुबर यह सह नहीं पाया कि मर कर भी डिएड्री नॉइस से जुड़ी थी, इसलिए कॉन्चुबर ने डिएड्री और नॉइस के कब्रों को अलग करने लकड़ी को उनके कब्रों के बीच गड़वा दिया, पर वो लकड़ियां ने कब्र के अंदर जाकर अपनी जड़ों को जन्म दे दिया और वो लकड़ियां पेड़ों में बदलकर एक दूसरे से लिपटा हुआ पेड़ बन गई। मौत भी डिएड्री को उसके नॉइस से उससे अलग नहीं कर पाई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।